हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम देखेंगे यूके ट्रिपल एस सी यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य कवि परिचय का प्रैक्टिस सेट भाग 2। कल हमने कवि परिचय के तहत आयोग द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे सवाल देखे थे। आज कुछ अन्य आयोगों द्वारा पूछे गए सवाल और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम देखेंगे कवि परिचय से रिलेटेड। और सामान्य हिंदी और उत्तराखंड कंप्लीट बैच अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप डाउनलोड करनी होगी, उत्तराखंड 360। उसमें कोर्स कंप्लीटली चल रहा है, जिसके तहत आप लोगों को कंप्लीट उत्तराखंड हिंदी के वीडियो मिलेंगे। 40 प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे आप लोग को। जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वो यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे पेपर होंगे, जिनके आप बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ आपको जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट हम लगाते हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। वैसे ये कोर्स 1 तारीख से स्टार्ट हो गया, 1 अगस्त से। अगर आप इससे आज भी जुड़ते हैं तो जिस दिन से आप जुड़ेंगे उसके 6 महीने तक ये कोर्स वैलिड रहेगा और वैलिडिटी इसकी रहेगी 6 महीने की। कोर्स कंप्लीशन हम लगभग 3 से 4 महीने में उत्तराखंड और हिंदी का कंप्लीट सिलेबस पूरा कर देंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं, ऐप से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी ऐप उत्तराखंड 360 आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का, राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया? राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया? हमारे ऑप्शन है सन 2000, 2001, 2002, 2003। राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया? तो इसका सही जवाब है 2002। राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उनकी एक रचना है दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा सवाल है आज का, तार सप्तक का पहला कवि किसे माना जाता है? अज्ञेय रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और निमिचंद जैन। तार सप्तक का पहला कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुक्तिबोध। तार सप्तक क्या था इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। डिटेल में हिंदी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर करें। हिंदी उत्तराखंड कंप्लीट कोर्स मिलेगा आप लोग को। तार सप्तक का पहला कवि कहते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को। तार सप्तक क्या था? 7 कवियों का एक समूह था, जिनकी कविता संग्रहों को एक जगह पे संग्रहित किया जाता था, एक जगह प्रकाशित किया जाता था, और इसके संपादक थे हमारे अज्ञेय। कौन थे? अज्ञेय, याद रखेंगे। पहला तार सप्तक किस वर्ष आया था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1943। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, निम्न में विट्ठल नाथ जी के शिष्य नहीं है? नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। विट्ठल नाथ जी के शिष्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है कृष्णदास। ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अष्टछाप में क्या था? 8 कवियों का एक समूह होता था, जिसमें 4 कवि थे, 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ जी के और 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्नेलिया का गीत किस नाटक का भाग है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, धूस्वामिनी। कार्नेलिया का गीत किस नाटक का भाग है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त नाटक का भाग है। अभी जब आपको डिटेल में हमने पढ़ा था तो हमने देखा था देवसेना का गीत, तो वो एक नाटक है स्कंदगुप्त, उसका भाग है। और यहाँ पर जो रचनाएं आप देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, जैसे चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सभी नाटक है हमारे जयशंकर प्रसाद जी के। अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कैदी और कोकिला किसकी काव्य रचना है? कैदी और कोकिला किसकी काव्य रचना है? निराला, मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी और इनमें से कोई नहीं। ऑनलाइन कोर्स जो हमारा चल रहा है उसके तहत गहन अध्ययन वाली डिटेल क्लासें तो ऐप पर मिलेंगी और हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पे दिया जाएगा। उत्तराखंड ज्ञान में जीवन और उत्तराखंड 360 दोनों चैनलों को विजिट करें आप लोग। कैदी और कोकिला किसकी काव्य रचना है? 5वां सवाल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। जेल प्रवास के दौरान ये रचना इन्होंने लिखी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छायावाद का महेश किसकी उपाधि है? पंत, निराला, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। छायावाद का महेश किसकी उपाधि है? छायावाद का महेश। तो इसका राइट आंसर है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब अगर सवाल पूछा जाता छायावाद का ब्रह्मा किसे कहते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं। और छायावाद का विष्णु किन्हें कहते हैं, तो कहते हैं
सुमित्रानंदन पंत जी को। छायावाद के 4 कवि थे, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। अगला सवाल है 7वां सवाल, छायावाद की पहली प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है? छायावाद की पहली प्रयोगशाला किस रचना को कहा गया? कामायनी, आंसू, झरना, लहर। तो सही जवाब है झरना। ये सभी रचनाएं किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल है, तुलसीदास जी के गुरुजी का नाम क्या था? और रामानंद, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या विठलनाथ? तुलसीदास जी के गुरुजी का नाम बताइए। तो राइट आंसर है नरहरिदास। वल्लभाचार्य किसके थे? सूरदास जी के थे। आप लोग के लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपने। और रामानंद और विठलनाथ जी किसके गुरुजी थे? जो लाइव देख रहे हैं तुरंत दे सकते हैं, जो बाद में देखेंगे बाद में कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और ऑनलाइन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप लोगों ने संपर्क करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जूही की कली कविता किस काव्य संग्रह का हिस्सा है? परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता या अनामिका? जूही की कली कविता, तो जूही की कली जो कविता है इसका सही जवाब है, ये किसका हिस्सा है? अनामिका का हिस्सा है। और ये रचना है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। जूही की कली जो कविता है वो हमारे निराला जी की पहली कविता भी मानी जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 10वां सवाल, क्या हाल है चीन के? यह यात्रा संस्मरण किसका है? शेखर जोशी, राहुल संकीर्तन, मनोहर श्याम जोशी या इनमें से कोई नहीं? क्या हाल है चीन के? तो 10वें सवाल का राइट आंसर है मनोहर श्याम जोशी। इनकी रचनाएं आप लोग को याद हो रही होंगी, ट्रैक मैंने दे रखी है आप लोग को। क्या आप और कसब इनकी रचनाएं हैं कि आपके लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सुनहु तात यह अमर कहानी किस कवि की आत्मकथा है? गौरापंत, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं? सुनहु तात यह अमर कहानी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरापंत। सुनहु तात यह अमर कहानी किसकी आत्मकथा है? गौरापंत जी की। अगला सवाल देखते हैं, 12वां सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं आपने और अपना स्कोर कमेंट जरूर करना है। दो दुखों का एक सुख यह किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी या इनमें से कोई नहीं? दो दुखों का एक सुख, 12वां सवाल, किसका कहानी संग्रह है? तो 12वें सवाल का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है हमारे शैलेश मटियानी जी। शैलेश मटियानी जी। अगला सवाल देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ है? 1976, 1993, 1997 या 2015? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें। तो 13वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1997। अगला सवाल देखते हैं, 14th क्वेश्चन, वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की जीवनी के लेखक बताइए। ऑप्शन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल संकीर्तन, इनमें से कोई नहीं? वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की जीवनी के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है राहुल संकीर्तन जी। कन्हैला की कथा, वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सभी किससे संबंधित है? हमारे राहुल संकीर्तन जी से। हिमालय परिचय भाग 1 भाग 2, ये भी रचना किसकी है? राहुल संकीर्तन जी की। इन्हें महापंडित भी कहते हैं, केदारनाथ पांडे का नाम है। तो सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगला सवाल देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? आज का 15वां सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है 1956, 1957, 1961 या 1963? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले उनसे रिलेटेड हमने देखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1957। 1973 में इन्हें आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 16वां सवाल, कबीर
भक्ति, कबीरदास जी की भक्ति का स्वरूप बताइए। सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मत या निर्गुण। कबीरदास जी की भाषाओं को विभिन्न कवियों ने, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, किसी ने सदुकड़ी कहा है। बीजे की इनकी रचनाएं हैं, आपको बताया था मैंने। साखी, सबद, रमणी, ये जो तीनों रचनाएं कबीरदास जी की हैं, उनका संकलन बीजक में देखने को मिलता है। तो सवाल है, कबीरदास जी की भक्ति का स्वरूप। कबीरदास जी जो भाई आडंबर है, इनका खुला विरोध करते थे, एक ईश्वर को मानते थे, और मैंने अपने नोट्स में आपको लिखाया था, ये भक्ति का अगुण स्वरूप, अगुण जिसे ही निर्गुण भी कहते हैं, यानी निराकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी किस उपन्यास का पात्र है? गबन, कर्मभूमि, गोदान और रंगभूमि। ये चारों रचनाएं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, जिन्हें कथा सम्राट, कलम का जादूगर इन नामों से भी जाना जाता है। नवाब राय भी इन्हें कहते हैं। इनका वास्तविक नाम धनपत राय है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सवाल है, प्रेमचंद जी का जो एक उपन्यास है जिसमें होरी नामक पात्र है, तो वो कौन सा उपन्यास है? तो इसका सही जवाब है गोदान, जिसे कृषक साहित्य का, मैंने लिखा भी था, कृषक साहित्य का महाकाव्य भी कहते हैं इसे। अगला सवाल है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किन्हें माना गया है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किन्हें माना गया? ऑप्शन है निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना गया है? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 में हुआ था, जबकि इनका निधन हो गया 1885 में। इनका संबंध आधुनिक काल से है, ये भी याद रखेंगे। इनके दो फेमस नाटक हैं, आपको नाटक बहुत सारे हैं, फेमस नाटक अगर मैं बताऊं, एक है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, और एक अंधेर नगरी भी इन्हीं का, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है अंधेर नगरी। कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सारी पत्रिकाएं किनकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19वां सवाल, कुत्ते की कहानी या रचना किनकी है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, राजेश जोशी, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। कुत्ते की कहानी किसकी रचना है, मतलब इनके लेखक कौन है? कुत्ते की कहानी किसकी रचना है? तो सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। यह मुंशी प्रेमचंद जी का बाल साहित्य है, और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो बहुत पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 1980 में इन पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला सवाल पढ़ते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या इनमें से कोई नहीं। प्रकृति का सुकुमार कवि, राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत। 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है, 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे पॉइंट इनसे रिलेटेड हम सब कवर कर चुके हैं, तो डिटेल क्लास के लिए आपने क्या करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगला सवाल है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ है? 1938, 1936, 1943, 1954। अगर सवाल पूछा जाता प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो 1935 में इनकी स्थापना हुई है। पहला अधिवेशन अगर पूछते हैं तो राइट आंसर है 1936। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो पहला अधिवेशन, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में। कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है हमारे लंदन में। सारे पॉइंट आपने नोट डाउन करते हुए चलना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि दी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि कहा है या राष्ट्रकवि की उपाधि दी है? गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि कहा है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल देखते हैं, 23वां सवाल, अतीत के चलचित्र किन की रचना है, यानी इनके लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या इनमें से कोई नहीं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनके लेखक हैं कौन? महादेवी वर्मा जी। डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, हम तुरंत यहाँ पर सवाल पे फोकस करते हैं। जहाँ पर मुझे लगता है कुछ पॉइंट आपको रिमाइंड करा देने की आवश्यकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
लगातार प्रयास करेंगे, लगातार पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो सिलेक्शन के बहुत करीब हम पहुंचेंगे, सिलेक्शन जरूर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24वां सवाल, काफी इंपॉर्टेंट। अमृत राय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1960, 1961, 1962, 1963। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अमृत राय जी किनके पुत्र थे? प्रेमचंद जी के पुत्र थे। प्रेमचंद जी का एक अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र, उसे भी इन्होंने कंप्लीट किया था। अमृत राय जी ने ही प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से, तो उसी कलम का सिपाही रचना के लिए हमारे अमृत राय जी को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब है किस वर्ष? 1963। 1963। अगला सवाल देखते हैं। महादेव वर्मा जी को नीरजा काव्य के लिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत भारती, ज्ञानपीठ, सेक्सरिया या इनमें से कोई नहीं? महादेव वर्मा जी की बहुत काव्य रचनाएं हमने देखी थी, नीरजा, निहार, सांदगीत, तो उन्हीं में से एक रचना है उनकी नीरजा, तो इसके लिए इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महादेव वर्मा जी को 1982 में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो 25वें सवाल का राइट आंसर है सेक्सरिया पुरस्कार। सेक्सरिया पुरस्कार के बारे में आपको बताते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1931 में। ये महिला साहित्यकारों को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। पहली बार सेक्सरिया पुरस्कार 1931 में किसे दिया गया था? सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, उनके काव्य रचना मुकुल के लिए। काव्य रचना मुकुल के लिए। जो जो पॉइंट एडिशनल आ रहे हैं उनको नोट करते हुए जाना है आपने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंत, प्रसाद, राहुल संकीर्तन या निराला जी? पंत जी, प्रसाद जी, राहुल संकीर्तन जी या निराला जी? किस कवि को सोवियत लैंड रूस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सुमित्रानंदन पंत जी। उनकी एक रचना थी लोकायतन। पंत जी की लोकायतन एक रचना थी, 1964 में प्रकाशित हुई थी, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित थी। तो इसी रचना के लिए हमारे पंत जी को सोवियत लैंड रूस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष से सम्मानित किया गया? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष से सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले लेक्चर में इस टॉपिक को डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पिछला जब हमने प्रैक्टिस सेट देखा था। तो इसका सही जवाब है 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 1972। और किस रचना के लिए नहीं दिया गया था? उर्वशी, और इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगला सवाल देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रूपाभ पत्रिका का संबंध किनसे है? किस कवि से है? जैसे अंश पत्रिका थी हमारी, प्रेमचंद जी से रिलेटेड थी। मतवाला और समन्वय किससे रिलेटेड थी? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। रूपाभ पत्रिका का संबंध किससे है? प्रेमचंद, मंगलेश डबराल, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद जी? रूपाभ पत्रिका का संबंध किससे है? 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत जी। 1938 में इससे जुड़े थे, 1938 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस निबंध का संबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से नहीं है? सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। किस निबंध का संबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, वृत्त और विकास, विचार प्रवाह? किस निबंध का संबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वृत्त और विकास। और ये इसके अलावा अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये सभी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से रिलेटेड है। अगला सवाल देखते हैं। निराला जी किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है समन्वय, सुधा, इंदु, मतवाला। निराला जी किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? 4 पत्रिकाएं दी हैं, किस पत्रिका से वे कभी नहीं जुड़े? तो राइट आंसर है समन्वय और मतवाला, तो हम कल ऑलरेडी बता ही चुके थे। सुधा पत्रिका से भी जुड़े हुए थे। किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे कर कहेंगे तो इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका से निराला जी नहीं जुड़े थे। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तुलसीदास किसकी काव्य रचना? ऑप्शन हमारे जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत या इनमें से कोई नहीं? तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तुलसीदास किसकी काव्य रचना है?
तो 31वें सवाल का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अभी किसकी पत्रिका है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो लाइव देख रहे हैं लाइव बताएं, जो बाद में देखेंगे वो बताएंगे। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला लेखक कौन, बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला लेखक ऑप्शन हमारे गियरसन, गारसा दत्तासी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला लेखक, तो इसका राइट आंसर है गारसा दत्तासी। ये कहाँ के लेखक हैं अगर पूछेंगे तो ये फ्रांस के लेखक हैं। किस भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य रचना बताइए। ऑप्शन है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत। नीरजा, रश्मि, निहार, सांदीगीत, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं, लेकिन पहली काव्य रचना कौन सी है उनकी, ये बताना है हमने। तो इसका राइट आंसर है निहार। यहाँ पे नी कैपिटल होगा, मतलब बड़ा वाला ई की मात्रा होगी, निहार। निहार आप लोग याद रखेंगे। और किस वर्ष प्रकाशित हुई कर कहेंगे तो 1930। निहार ये छोटी ही नहीं होगी, बड़ी की मात्रा लगाएंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन हमारे दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े घर की बेटी या कायाकल्प। सेशन पसंद आते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइव, लाइक और शेयर जरूर करें, नए तो सब्सक्राइब भी करना है। प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कायाकल्प। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी बताइए। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन हमारे, इनकी पहली कहानी बतानी हमने। ऑप्शन हमारे झरना, स्वर्णधूलि, ग्राम या इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी बताइए। तो 35वें सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ग्राम। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ग्राम्या, ग्राम्या कहेंगे तो ये किसकी रचना है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36वां सवाल, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन पंक्तियों के लेखक कौन है? गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु दोनों खड़े हैं। किसके पैर लगूं, किसके पैर टच करूं? बलिहारी गुरु आपने, गुरु जी आपने ही किसके बारे में बताया है? गोविंद के बारे में मुझे बताया है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। गुरु गोविंद दो खड़े, इन पंक्तियों के जो लेखक हैं कबीरदास जी हैं। सारे ऑप्शन हम देख सकते हैं, राइट आंसर है कबीरदास। एक और पंक्ति है इनसे रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं राम का कुत्ता, मोतिया मेरा नाम या मोती मेरा नाम। तो ये पंक्तियां भी किसकी हैं? हमारे कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी का एक कथन था, मैं क्लास में जब हमने डिटेल में पढ़ा था कवि परिचय तो बताया भी था मैंने। इनका एक प्रसिद्ध कथन था, मसी कागज छुयो नहीं कलम कहीं नहीं हाथ। क्योंकि ये अनपढ़ थे तो ये कहते हैं कि मसी, न मैंने कागज को छुआ है, न मैंने कलम को हाथ लगाया है। तो इनकी जो रचनाएं थी, जैसे साखी शबद रमणी थी, उनका अनुवाद कहें या उनको लिखने का कार्य इनके शिष्य करते थे। और जिस क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र की बोली ये बोलने लग जाते थे। सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी इनकी बोली को या भाषा को बोला जाता है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संस्मरण राहुल संकीर्तन जी का नहीं है? ऑप्शन है जंजीरें और दीवारें, बचपन की स्मृतियां, असहयोग के मेरे साथी या जिनका मैं कृतज्ञ। निम्न में से कौन सा संस्मरण राहुल संकीर्तन जी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जंजीरें और दीवारें। तो ये संस्मरण है किसका? तो ये तीनों तो राहुल संकीर्तन जी के हैं, जिनका मैं कृतज्ञ, असहयोग के मेरे साथी, बचपन की स्मृतियां। तो जंजीरों और दीवारें ये संस्मरण है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, शतरंज के खिलाड़ी यह किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी यह किसकी रचना है? ऑप्शन हमारे निराला, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद या प्रसाद। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद जी। अगला सवाल देखते हैं, गोवर्धन लीला यह किसकी रचना है? ऑप्शन हमारे सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। गोवर्धन लीला किसकी रचना है? गोवर्धन लीला, तो इसका राइट आंसर है सूरदास जी। भ्रमर गीत, साहित्य लहरी
ये सभी रचनाएं हमारे सूरदास जी की हैं। उधो तुमो अति बड़े भागी, कल वाली क्लास में पढ़ा भी था हमने। अगला सवाल है, वो भी सूरदास जी का ही कथन था। 40वां सवाल है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? हंस पत्रिका हमारे मुंशी प्रेमचंद जी से रिलेटेड थी, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, बनारस या मेरठ। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? आज का अंतिम सवाल है। तो 40वें सवाल, हंस पत्रिका जो कि मुंशी प्रेमचंद जी से रिलेटेड है, इसका प्रकाशन होता था बनारस से। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो हिंदी साहित्य की डिटेल क्लास हमारी ऐप पे समाप्त हो चुकी है। 2 प्रैक्टिस सेट हमने लगाए हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। आप लोगों ने अगर ऐप की क्लास से जुड़ना है, हिंदी और उत्तराखंड कंबाइंड बेस से अगर जुड़ना है, तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी आपने करनी है, हमारे नंबर पर आपने कॉल करना है। तो सेशन पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इससे पहले जो यूट्यूब पे हम पढ़ा चुके हैं उत्तराखंड जिला सीरीज, परीक्षावाणी, अन्य जो भी सीरीज हम कंप्लीट करा चुके हैं उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक से, उसके प्रैक्टिस सेट सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।